वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का सुबह 7 बजे के इस शो में। चाय की चुस्कियों के साथ सुबह 7 बजे के इस शो में आप सीखते हैं 4 सवालों के साथ 40 बातें। ऐसी 40 बातें जो आपके एग्जाम के लिए रेलिवेंट होती हैं, ज़रूरी होती हैं। और इन बातों के माध्यम से मैं आपकी प्रैक्टिस कराता हूँ, साथ साथ वो सारे कॉन्सेप्ट और वो थ्योरी पोर्शन आपको बताता हूँ जो आपने पढ़ा तो है लेकिन रिवीजन के अभाव में भूल गए हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों, ध्यान रखिएगा इस बात को कि आज लुक बदला बदला सा लग रहा होगा ना। हाँ, मैं ही हूँ आपका पॉलिटी मास्टर विपुल त्रिपाठी। थोड़ा सा लुक चेंज है ना। चलो, तो अगर आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या बीईओ की तैयारी कर रहे हैं या आरओ की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यानी ये सत्र आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ एक बात समझिए, लिखा हुआ है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 ईयर है। द मिनिमम एज फॉर राज्यसभा मेंबरशिप इज 25 ईयर्स। दूसरा लिखा हुआ है कि आर्टिकल 84 संसद की सदस्यता की योग्यता बताता है। आर्टिकल 84 लेज डाउन द क्वालिफिकेशन फॉर द मेंबरशिप ऑफ द पार्लियामेंट। अनुच्छेद 84 संसद के सदस्यता की योग्यता बताता है। अब आपको यहाँ पर राज्यसभा और लोकसभा का सदस्य कौन बन सकता है, क्या क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन अगर आप इसे समझ जाएंगे, योग्यता अयोग्यता अगर आप समझ जाएंगे तो चीज़ें आपके लिए एकदम क्लियर हो जाएंगी। तो देखो, संसद के सदस्यों की योग्यता और अयोग्यता की यदि आप बात करें तो आर्टिकल 84 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्वालिफिकेशन को डील करता है, संसद के सदस्यों की योग्यता को डील करता है। ठीक है, और आर्टिकल 102 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन संविधान का अनुच्छेद 102 ये अयोग्यता को डील करता है, यानी डिस्क्वालिफिकेशन को डील करता है। दोनों चीज़ें आपको थोड़ा सा समझनी है, ध्यान से समझिए कि योग्यता के लिए क्या है कि भारत सबसे पहले तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। अब सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत के नागरिक में बॉर्न सिटीजन का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। बॉर्न सिटीजन का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, यानी पैदा हुए नागरिक का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। चाहे पहले पैदा हुए हों, चाहे बाद में पैदा हुए हों, माफ़ कीजिएगा, चाहे भारत देश में पैदा हुए हों चाहे भारत देश में पैदा न हुए। पहले बात तो गलती से निकल गया मुंह से। अगर कोई व्यक्ति भारत देश में पैदा नहीं हुआ है और बाद में उसने भारत की नागरिकता ली है, पहले किसी और देश का नागरिक था, तो वह भी भारत में किसी भी पद को धारण कर सकता है, यानी किसी भी पोस्ट को होल्ड कर सकता है। कहने का अर्थ ये है कि बॉर्न सिटीजन का कोई भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर किसी पद को होल्ड करने के लिए नहीं है। भारत का नागरिक हो 25 ईयर, 35 वर्ष, 25 वर्ष लोकसभा के लिए 25 वर्ष पूरी कर चुका हो और राज्यसभा के लिए 30 ईयर, लोकसभा के लिए 25 वर्ष पूरी कर चुका हो और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष पूरी कर चुका हो। ठीक है, भारत का नागरिक हो, लोकसभा के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। इसके बाद ऐसी योग्यता होनी चाहिए जो संसद निर्धारित करे। कहने का अर्थ ये है कि संसद कानून बनाकर, यानी पार्लियामेंट बाय लॉ, संसद कानून बनाकर क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन को डिसाइड कर सकती है, यानी संसद कानून बनाकर योग्यता अयोग्यता का निर्धारण कर सकती है। कौन? संसद बाय लॉ, यानी पार्लियामेंट कानून बनाकर योग्यता अयोग्यता का निर्धारण कर सकती है। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, अगर आप अयोग्यता की बात करें तो कब अयोग्य होगा, तो अगर पागल है, अनसाउंड माइंड है, दिवालिया है यानी बैंकरप्ट है, किसी अन्य देश की नागरिकता, दूसरे कंट्री की सिटीजनशिप ले लिया है, अन्य देश की नागरिकता यानी दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप ले लिया है। ठीक है, या ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर है, लाभ के पद पर है, या संसद के कानून के तहत, संसदीय कानून के तहत अयोग्य है। ठीक है, पार्लियामेंट्री लॉ संसदीय कानून के तहत क्या है? डिस्क्वालीफाई है, अयोग्य है। यहाँ पर एक बात आपको समझ में आनी चाहिए, ये कि संसद कानून बनाकर अयोग्यता का निर्धारण कर सकती है, एज वेल एज संसद कानून बनाकर योग्यता का भी निर्धारण कर सकती है। पार्लियामेंट बाय लॉ यानी संसद कानून बनाकर योग्यता अयोग्यता का निर्धारण कर सकती है, क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन का निर्धारण कर सकती है। मन में सवाल आ रहा होगा कि कोई ऐसा एग्जाम्पल बताइए, कोई ऐसा उदाहरण बताइए। तो भाई, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम इसका उदाहरण है। एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून इसका उदाहरण है। ठीक है,
सवाल पर आते हैं। सवाल कह रहा है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 ईयर है, यानी राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए जो मिनिमम एज है, वो जो न्यूनतम आयु है वो 25 वर्ष है। तो ये गलत हो जाएगा, 30 वर्ष राज्यसभा के लिए। ठीक है। 84 संसद की सदस्यता की योग्यता बताता है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो इसमें आंसर हो जाएगा ओनली 2। नेक्स्ट पर आते हैं। लिखा हुआ निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यदि कोई व्यक्ति किसी लाभ के पद पर है तो वह सांसद नहीं बन सकता। ठीक है। ए पर्सन होल्डिंग एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इज डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम बीइंग अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। संसद इस विषय पर अतिरिक्त योग्यताएं निर्धारित कर सकती है। पार्लियामेंट में प्रेस्क्राइब एडिशनल डिस्क्वालिफिकेशन इन दिस मैटर। तो देखो, अभी थोड़ी देर पहले आपने क्या देखा कि आर्टिकल 102 डिस्क्वालिफिकेशन की बात करता है, और जिसमें ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मेंशन था, लाभ का पद, यानी केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन अगर आप किसी भी लाभ के पद पर हैं, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर हैं, तो ऐसे में डिस्क्वालीफाई होंगे। तो ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, क्योंकि 102 में मेंशन है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में ही मेंशन है। संसद इस विषय पर अतिरिक्त अयोग्यता, जी हाँ बिल्कुल, सांसदों की योग्यता और अयोग्यता दोनों का निर्धारण पार्लियामेंट बाय लॉ कर सकता है। योग्यता का भी निर्धारण पार्लियामेंट के द्वारा किया जा सकता है अनुच्छेद 84 के तहत, और अयोग्यता का भी निर्धारण पार्लियामेंट के द्वारा किया जा सकता है अनुच्छेद 102 के तहत। अयोग्यता का भी निर्धारण किया जा सकता है। क्लियर बात? चलिए अगले सवाल पर आते हैं। समझ रहे हो ना भैया? समझा करिए तो कमेंट सेक्शन में बताया करिए, लिखा करिए। जो भी आपके दर्द हैं वो भी लिखा करिए, है ना। समस्या हो रही है वो भी लिखा करिए, जो आप चाहते हैं वो भी लिखा करिए। बस ऊट पटांग नहीं लिखना है कि कुछ भी लिख रहे हैं, मत पता चला कमेंटों में हम भविष्य ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, कमेंट में किसी ने लिखा कि बहुत बढ़िया लगा सर, तो उसमें नीचे कह रहे हैं हाँ तुम अपनी इंस्टाग्राम आईडी बता दो। ठीक है, कसम से ऐसे जो कमेंट आते हैं ना, अगर मान लो किसी ने लिखा कि बहुत बढ़िया सर, तो उसके नीचे कमेंट कर तुम अपनी इंस्टाग्राम आईडी बता दो। ऐसे देखो, मेरे में ये शक्ति है कि मैं ऐसे लोगों को श्राप दे सकता हूँ कि मोबाइल उनका भस्म हो जाए। लेकिन मैं सोचता हूँ ठीक है यार, ऐसा श्राप नहीं, फिर मोबाइल खरीदना पड़ जाएगा। धीरे धीरे करके सुधर जाएंगे। ठीक है, तो प्लीज़ सुधरिए, इस तरह की टिप्पणियाँ मत किया करिए। और अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताया करिए, और इस शो को हिट कराना आपकी जिम्मेदारी है, तो आप इसे अपने दोस्तों के मध्य शेयर भी किया करिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। पहला लिखा हुआ है, हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर एवरी 2 ईयर्स, इन एवरी 2 ईयर्स। विधान परिषद को लोकसभा भंग कर सकती है। द लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन बी डिसॉल्व बाय द लोकसभा। विधान परिषद को लोकसभा भंग कर सकती है, यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन बी डिसॉल्व बाय लोकसभा। ध्यान से पढ़िए और ध्यान से पढ़ के सवाल का जवाब दीजिए। सवाल अच्छा। चलिए भैया, हाँ माफ़ी चाहते हैं, थोड़ा सा 1 मिनट कुछ तकनीकी समस्या आ गई थी। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें आपने सवाल पढ़ा, बात लेजिस्लेटिव काउंसिल से संबंधित हो रही है, यानी विधान परिषद से संबंधित बातचीत हो रही है ना। लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद। तो देखो, यदि आप राज्य की बात करें तो राज्य में राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल का मतलब होता है स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर
एक ऐसी संस्था है जो राज्य में लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशन के तौर पर काम करती है, जो कानून बनाने की संस्था के तौर पर कार्य करती है, स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर में निम्न सदन की भूमिका निभाता है लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसे आप विधानसभा के नाम से जानते हैं। विधानसभा एक अस्थायी सदन है जो कि भंग हो सकता है। दूसरा लेजिस्लेटिव काउंसिल जिसे आप विधान परिषद के नाम से जानते हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल जिसे आप विधान परिषद के नाम से जानते हैं। विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल उच्च सदन है, ये एक अस्थायी सदन है, ये डिसॉल्व नहीं होता है। सवाल जो आपका है वो लेजिस्लेटिव काउंसिल से रिलेटेड है, तो थोड़ी बातें हम लोग लेजिस्लेटिव काउंसिल से संबंधित कर लेते हैं। तो देखिए, किसी भी राज्य में विधान परिषद हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था अनिवार्य नहीं है। लेजिस्लेटिव काउंसिल अगर आप देखेंगे तो इस समय हमारे भारत देश में 6 ही राज्यों में है। 6 राज्यों में कहाँ कहाँ है भैया? तेलंगाना, बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। ठीक है, यहाँ 6 राज्यों में ही लेजिस्लेटिव काउंसिल है। लेजिस्लेटिव काउंसिल एक अस्थायी सदन है, यानी दिस इज नॉट सब्जेक्ट ऑफ डिसोल्यूशन। ये परमानेंट हाउस है, ये डिसॉल्व नहीं होता है। इसके जो मेंबर होते हैं, मेंबर को आप एमएलसी कहते हैं, यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी एमएलसी के नाम से जानते हैं। मेंबर का जो टर्म होता है, मेंबर का जो कार्यकाल होता है वो 6 साल का होता है, और 6 साल का होता है, जिसमें 1/3 मेंबर, 1/3 मेंबर प्रत्येक दूसरे साल रिटायर होते हैं। 1/3 आते हैं, फिर 1/3 जाते हैं, 1/3 आते हैं, फिर 1/3 जाते हैं। विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल 6 साल, लेकिन 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष इसके रिटायर होते हैं। ये एक उच्च सदन है, अपर हाउस की भूमिका निभाता है राज्यों में। विधान परिषद के सदस्यों, माफ कीजिएगा, विधान परिषद का चुनाव इनडायरेक्ट होता है, यानी अप्रत्यक्ष होता है। अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, यानी इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है विधान परिषद के सदस्य का, यानी विधान परिषद के मेंबर का। अब यहाँ पर इनडायरेक्ट इलेक्शन में एक बात बहुत ध्यान से समझिएगा कि अप्रत्यक्ष चुनाव, इनडायरेक्ट इलेक्शन में डायरेक्ट जनता नहीं पार्टिसिपेट करती, बल्कि 1/3 सदस्यों को विधायकों के द्वारा चुना जाता है, एमएलए द्वारा, है ना। राज्यों के जो विधायक हैं, यानी विधानसभा के जो मेंबर हैं, एमएलए, उनके द्वारा चुना जाता है। 1/3 लोकल गवर्नमेंट यानी स्थानीय सरकार के द्वारा चुने जाते हैं। 1/12 3 साल पुराने जो टीचर्स हैं, है ना, प्राइमरी के ऊपर वाले, उनके द्वारा चुने जाते हैं। 1/12 ग्रेजुएट्स, 3 साल पुराने ग्रेजुएट्स के द्वारा चुने जाते हैं। 1/6 राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं ऐसे लोग जो कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा और कोऑपरेटिव मूवमेंट, कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा और सहकारी आंदोलन के क्षेत्र से जुड़े रहें। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि 1/6 नॉमिनेट होकर आते हैं, और बाकी 5/6 का क्या होता है? इलेक्शन होता है। ठीक है, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल इलेक्टेड बॉडी भी है, नॉमिनेटेड बॉडी भी है। एक बात यहाँ आपको बखूबी समझनी है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल भारत देश में, लेजिस्लेटिव काउंसिल का चुनाव भारत देश में वैसे ही होता है जैसे प्रेसिडेंट का इलेक्शन। कैसे होता था प्रेसिडेंट का इलेक्शन? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम बाय द मींस ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, यानी समानुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति द्वारा। तो समानुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति द्वारा ही इसका चुनाव होता है। क्लियर बात? चलो सवाल पर आते हैं। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना लिखा हुआ है? 6 साल का होता है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। दूसरा, हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य क्या होते हैं? रिटायर होते हैं। हर 2 साल में 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं। 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर एवरी 2 ईयर, यानी हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य, 1/3 मेंबर क्या होते हैं? रिटायर होते हैं। ये बात बिल्कुल क्या है? सही लिखी हुई है। विधान परिषद को लोकसभा भंग कर सकती है? नहीं, विधान परिषद भंग नहीं होती है। ये सिंबल ऑफ कंटिन्यूटी है, हमेशा चलती रहती है, ये डिसॉल्व नहीं होती है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? फर्स्ट एंड सेकंड इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, यहां पर आप विधानसभा, इधर असेंबली लिखा है ना, तो राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव असेंबली। दूसरा, मुख्यमंत्री व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होते हैं। द चीफ मिनिस्टर इज पर्सनली रिस्पॉन्सिबल टू द गवर्नर, यानी मुख्यमंत्री पर्सनली यानी व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति क्या होते हैं? उत्तरदायी होते हैं।
अब बताना है आपको कौन सा स्टेटमेंट इसमें राइट स्टेटमेंट है, यानी कौन सा स्टेटमेंट इसमें सबसे सही है, आपका ये बताना है। तो देखो, आप जानते हैं जैसे केंद्र में भारत देश में संसदीय प्रणाली है मेरे भाई, वैसे राज्य में भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है, यानी संसदीय प्रणाली है। और मैंने आपको कई बार कहा है कि मुझे भूल जाना, लेकिन पार्लियामेंट्री सिस्टम का ये जो फीचर होता है, संसदीय प्रणाली का ये जो लक्षण होता है, जो सबसे प्रमुख लक्षण है, वो नहीं भूलना है। डॉक्ट्रिन ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जान है संसदीय प्रणाली की, जान। जान तो आप समझते ही होंगे ना, हाँ, आपकी उम्र में नहीं समझेंगे तो कहाँ समझेंगे, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसे कहते हैं सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत। क्या कहा जाता है? डॉक्ट्रिन ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स कि सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत। सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका अर्थ ये है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव असेंबली, है ना। डॉक्ट्रिन ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स कार्यपालिका विधायिका के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होगी। और राज्य में यदि आप देखें तो राज्य की ये जो मंत्री परिषद है, ये क्या है? कार्यपालिका है, एग्जीक्यूटिव है। और राज्य में विधानसभा किसका भाग है? विधायिका का, लेजिस्लेचर का। तो मंत्री परिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, मंत्री परिषद विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। मतलब ये भाई कि मंत्री परिषद तभी तक है जब तक उसका विधानसभा में बहुमत है। अगर बहुमत गयो तो एक मंत्री को नहीं, पूरी की पूरी सरकार को इस्तीफा देना पड़ जाएगा, पूरी की पूरी गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में डॉक्ट्रिन ऑफ मेजोरिटी चलता है, बहुमत का सिद्धांत चलता है। और बहुमत का सिद्धांत ये कहता है कि इफ़ यू विल एंजॉय द मेजोरिटी देन एंजॉय द गवर्नमेंट। अगर आप मेजोरिटी एंजॉय करते हैं तब आप गवर्नमेंट एंजॉय करते हैं। मेजोरिटी गयो तो सरकार गयो, सीधा सा कॉन्सेप्ट। केंद्र में भी आप यही देखते हैं कि केंद्र में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, यानी मोदी एंड टीम तभी तक है जब तक लोकसभा में बहुमत है। बहुमत गयो तो सरकार गयो, और एक मंत्री नहीं, सारे मंत्री को इस्तीफा देना पड़ जाएगा। राज्य में मंत्री परिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। तो दिस इज योर डॉक्ट्रिन ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत। और ये संसदीय प्रणाली का सबसे प्रमुख लक्षण है, संसदीय प्रणाली का ये मेन फीचर होता है, यानी संसदीय प्रणाली का ये प्रमुख लक्षण होता है, ठीक है। तो यहां जो आपका ये लिखा हुआ है कि राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, तो ये बिल्कुल क्या लिखा हुआ है? सही लिखा हुआ है। व्यक्तिगत रूप से देखो, व्यक्तिगत उत्तरदायी मंत्री केंद्र में राष्ट्रपति के प्रति होते हैं और राज्य में राज्यपाल के प्रति। फिर से बोल रहा हूं, इंडिविजुअली मंत्री केंद्र में राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं और राज्य में राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। तो मुख्यमंत्री व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ये भी बात इसमें सही लिखी हुई है। तो दोनों सही होगा, बोथ, दोनों सही है। क्लियर बात? चलिए, तो आई होप आपने सेशन को एंजॉय किया होगा मेरे भाइयों। अब देखो, एक बात और समझिए, यदि आप हमारे साथ जुड़ के पूरी की पूरी कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं, पूरी कंप्लीट तैयारी यदि आप हमारे साथ जुड़ के करना चाहते हैं, तो हम एक प्रोग्राम चलाते हैं। उस प्रोग्राम का नाम है आरंभ। मेरे भाई, आरंभ एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों की आपको तैयारी कराई जाती है। प्री, मेंस और इंटरव्यू। मेंस टू प्री पढ़ाया जाता है, यानी कोई भी सब्जेक्ट जब आपको पढ़ाया जाता है तो वो सब्जेक्ट मेंस के लिए भी पढ़ाया जाता है साथ ही में, और प्री के लिए भी पढ़ाया जाता है साथ में। प्री और मेंस दोनों के लिए साथ में ही पढ़ाया जाता है, ठीक। 1100 प्लस घंटे की इसमें आपको लाइव क्लास मिलती है, मेंटोर सब दी जाती है, लाइव क्लासेस दी जाती हैं, किताबें आपके घर जाती हैं। इसके साथ एक फाउंडेशन बैच, एक प्री का बैच, एक मेंस का बैच, एक आंसर राइटिंग बैच और एक MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का बैच आपको फ्री में मिलता है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर लिया करिए, 9289996923, 9289996923। इस नंबर पर आप ज़्यादा जानकारी के लिए क्या कॉल कर लिया करिए। यहाँ आप मेरा नाम बताएंगे, मेरा नाम तो आप जानते ही हैं, विपुल त्रिपाठी है, तो आपको पूरी की पूरी काउंसलिंग मिलेगी, ठीक है। यहाँ आप नाम बताएंगे तो आपको पूरी की पूरी काउंसलिंग मिलेगी। कैसे बैच के बारे में सारे फीचर आपको बताए जाएंगे। आप जो भी जानकारी, आप कोई भी क्वेरी करना चाहते हैं कोर्स से संबंधित, तो कोर्स से संबंधित किसी भी क्वेरी के लिए आप यहाँ
कॉल कर सकते हैं, ठीक है। और खुद से यदि आप जानना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्या करिए, studyIQ.com पर जाइए। यहाँ जाइए आप studyIQ.com पर और www.studyIQ.com। आफ्टर दैट आप पॉपुलर कोर्स पे जाइए, पॉपुलर ऑनलाइन कोर्स, उसमें क्लिक करिए आप स्टेट पीसीएस पर, ठीक है। ये देखिए स्टेट पीसीएस पर, फिर उत्तर प्रदेश पे क्लिक करिए, मोबाइल नंबर इंटर करिए, ओटीपी डालिए और बैच में एनरोल करिए। एक कोड लगाना मत भूलिएगा, कोड है VL Live। अगर आप ये कोड लगाएंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, आगे बढ़िए। नमस्कार।